शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने वो उपलब्धियां हासिल कर रखी है और बिहार के नाम वो कीर्तिमान है जिसे शायद छू पाना किसी और राज्य के लिए मुश्किल रहा है। भले ही शैक्षणिक माहौल को लेकर आगे और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है और इस पर हम बातचीत के लिए ही इस कॉन्क्लेव को आयोजित कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे अतिथि माननीय सम्राट चौधरी जी अपने संबोधन के साथ हमारे इस कॉन्क्लेव का मार्गदर्शन करें। माननीय सम्राट चौधरी जी। जी नमस्कार। आज कशिश न्यूज़ के माध्यम से और विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में माँ सरस्वती कैसे बिहार पर मेहरबान हो, इसके ऊपर कॉन्क्लेव शुरुआत करने के लिए मैं विशेष तौर पर पूरे कशिश की टीम को बधाई देता हूं। अनुराग ठाकुर जी, आशुतोष मिश्रा जी, नवनीत जी, आशुतोष चंद्रा जी, राजीव रंजन जी, प्रीतम जी, गौतम जी, अंकिता जी, नीरज जी और समस्त कशिश परिवार सभी और यहाँ पर उपस्थित तमाम साथीगण। ये स्वाभाविक है, बिहार एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसको हम मगध कहते थे। स्वर्णिम काल में ये बिहार दुनिया को दिशा देने का काम करता था और शिक्षा के लिए हमारे पास एक व्यापक दो यूनिवर्सिटी हुआ करता था, नालंदा और विक्रमशिला। लोकतंत्र की जननी भी हम हैं और ये जर्नी लंबे समय से आप देख रहे होंगे। जब इस देश में अन्याय जब हुआ है तो प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। रावण के खिलाफ भगवान राम आए। धनानंद जैसे राजा जब इस देश में हुए तब भी सम्राट चंद्रगुप्त आए पंडित चाणक्य के आशीर्वाद से। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं और मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि बिहार आज भी, मेरा मानना है कि बीच के कुछ कालखंड में हम कुछ शिक्षा के क्षेत्र में रुक से गए थे, जिसके चलते कुछ पलायन भी हुए और आज भी आप देखते होंगे। उसका उदाहरण मैं देता हूं कि कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी होता है और पढ़ाने वाला भी टीचर बिहारी ही होता है। इसका मतलब दोनों फैकल्टी को हम बिहार में स्थापित कर सकते हैं, बच्चों को भी और शिक्षक को भी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 2005 के बाद कई लोग ये भी चर्चा करते हैं क्या 2005 के पहले बिहार नहीं था, बिहार में शिक्षा का प्रसार नहीं था, या मेडिकल के सेक्टर में हम काम नहीं कर रहे थे। तो मैं जरूर बताना चाहता हूं, देखिए आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2005 में जब बिहार का सत्ता का परिवर्तन हुआ तो बिहार में 10 यूनिवर्सिटी थी और 10 यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑक्सफोर्ड के तौर पर कहा जाता था पटना यूनिवर्सिटी को, मगध यूनिवर्सिटी को, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी लंबे समय से था। तो कई ऐसे यूनिवर्सिटी थे जो पहले से काम कर रहे थे, लेकिन 2005 से लेकर 2025 तक में आपको जानकर खुशी होगी कि आज सरकारी स्तर पर हम लोगों ने 21 बिहार सरकार ने अपने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया और 8 यूनिवर्सिटी हम प्राइवेट सेक्टर्स को अपने साथ जोड़कर एक इंडस्ट्री के तौर पर खड़ा करने के लिए 8 यूनिवर्सिटीज को खड़ा करने का काम किया।
मतलब आज 33 यूनिवर्सिटी बिहार जैसे राज्य में है, और आपको आश्वस्त करते हैं कि 2030 के पहले बिहार में आज यदि 33 है तो उस समय तक 100 यूनिवर्सिटी हमारे बिहार के बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। और जिस तरह सेक्टर में आपने देखा कि हमारे यहाँ तो प्रखंडों में कॉलेज नहीं है, तो हम लोगों ने पूरा पॉलिसी बनाकर, अभी जब प्रगति यात्रा पे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो कई कॉलेज की चिंता करने का काम किया। 9 डिग्री कॉलेज की स्थापना का सम्मति दिया, लेकिन ये नाकाफी था। तो 2025-26 के बजट में हम लोगों ने तय किया कि हम कॉलेज, क्योंकि हमारे बच्चे जो प्रमंडल स्तर पर होते हैं, जो बांका के बच्चे हैं, नौगछिया के बच्चे हैं, उनको भागलपुर जाना पड़ता है। जो मधुबनी सुपौल के बच्चे हैं उनको या तो मधेपुरा जाना पड़ता है या तो दरभंगा आना पड़ता है। चंपारण में, पूरे चंपारण में एक यूनिवर्सिटी है हमारा, और सबको मोतिहारी जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने पूरी इसकी संरचना खड़ा की, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने तय किया है कि हम 350 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिससे बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उनके प्रखंड स्तर पर इसकी चिंता कर सके। और स्वाभाविक है कि नीचे के बेस को खड़ा करना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में ये निर्णय लिया कि जो लोग बीएड डिग्री धारी हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और ये कोई आज का घोषणा नहीं था। 1994 में जब वो समता पार्टी बना रहे थे, तब बीएड डिग्री करने वाले लोगों ने पूरा आंदोलन किया, क्योंकि पिछले 10-14 वर्षों में कभी 1980 से लेकर कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षकों की नियुक्ति किया था, और उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो 14 साल से डिग्री लेकर घूम रहे थे बिहार के लोग, तो उनको ये कहा गया कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश जी 11 साल के बाद याद भी रखे, और उन्होंने डिग्री लाओ नौकरी पाओ की व्यवस्था किया। 2010 आते आते लोगों ने कहा कि हमारे शिक्षण संस्थानों में डिग्री लाओ नौकरी पाओ में हमारी क्वालिटी खराब हुई। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार दोनों मिलकर STET की परीक्षा शुरुआत किया, TET की परीक्षा शुरुआत किया, जिससे क्वालिटी ऑफ टीचर्स आ सके। जो आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा पास कर कर हमारे क्वालिटी के साथ हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो आज जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार जैसे राज्य में जहां मात्र 2,500 से 3,000 हाई स्कूल हुआ करते थे, आज की तारीख में हम लगभग 8,000 हाई स्कूल नए बनाने का काम किए। 2005 से लेकर अभी तक में 8,000 नए स्कूल, हाई स्कूल बनाने का काम। इसके बाद जो प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल है, उसमें लगभग 40,000 स्कूल को बनाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया। तो साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि हम कम लोग पढ़ते थे, आज अधिक लोग पढ़ते हैं। कल जहां बिहार की आबादी का मात्र 33% हमारी बहनें पढ़ पाती थी, आज बिहार की 80% बहनें पढ़ रही है। आप फर्क समझ सकते हैं। जहां बिहार में साक्षरता दर 40% से नीचे था, आज साक्षरता दर 75% से अधिक है। तो साथियों, स्पष्ट है हम आगे बढ़ रहे हैं। और गरीबी रेखा में भी यदि ये 15 साल वाला बीच में ब्लॉक नहीं आया होता तो हम आगे होते। मेरा स्पष्ट मानना, रुकना नहीं चाहिए। आज कोई काम कर रहा है, कल भी कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, उसको काम करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आज़ादी गया 2005 के पहले पटना PMCH नहीं था, एकदम था। ये हम नहीं बनाए, ये अंग्रेजों ने बनाया है। पटना PMCH, DMCH
ये अंग्रेजों ने बना के दिया, इसको संवारने का काम हमको करना है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वहां मेडिकल की पढ़ाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल की पढ़ाई और वहां पर जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा होने जा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोग जाएं और बेड नहीं मिलता है, बाहर स्ट्रेचर पर सोए रहते। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 5400 से अधिक बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आईजीएमएस एक बड़ा संस्था हमारे पास था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं भी कई बार अध्यक्ष रहा हूं उसका, स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से। पीड़ा होती थी कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ाने का काम किया गया। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2000 का बेड हम लोग बनाने में सफल हो गए, और इसको बढ़ाकर 2500 करना है। तो ये पूरा लक्ष्य है 2030 कैसे हम विकसित बिहार होंगे। इंडस्ट्री के सेक्टर में आप सोच लीजिए कि कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट, बिहार जैसे राज्य में इंडस्ट्री, क्योंकि रोजगार एक बड़ा सृजन का काम होता है, तो लोगों को पता नहीं है कि बिहार कितना बदल चुका है। पटना से बेगूसराय 3 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा में आप जा सकते। पूरा एक्सप्रेसवे खड़ा हो गया, और कई एक्सप्रेसवे और 4 तरह के रास्ते खड़े हैं। शिक्षण संस्थान के ऊपर मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमको लगता है कि बिहार के विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए, और कशिश जरूर इसको प्रयास करेगा। आज 10-10 एयरपोर्ट, हम बिहार के लोग, कोई एयर ट्रैफिक नहीं था। पटना एयरपोर्ट 30 लाख की कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट था, साल भर में हम 30 लाख लोग को उड़ा पाते थे। अभी 15 दिनों में हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 30 लाख नहीं, अब 1 करोड़ लोग पटना एयरपोर्ट से सिर्फ उड़ान करने का काम करें। और ऐसे हम लोगों ने 10 एयरपोर्ट, 3 ग्रीनफील्ड, राजगीर में, भागलपुर में और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो एकदम नए जगह पर बनाने का काम करेंगे। दरभंगा का एक्सपेंशन का काम हम लोग करने जा रहे हैं, और 7 नए जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं, उसको छोटे प्लेन के लिए, जहां 20 सीटर हमारा, वो टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर गई है। और हमको लगता है अगले 6 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा। वो जगह है सहरसा, बीरपुर, मधुबनी, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, और जो भागलपुर का पुराना एयरपोर्ट। और अगले 3 महीने में 15 अगस्त के पहले उन लोगों ने टारगेट दिया है कि बड़े स्तर पर पूर्णिया से एयरपोर्ट से पैसेंजर को उड़ाने का काम किया जाए। और कई एक्सप्रेसवे, देखिए गेटवे हमारे लिए क्या है, कलकत्ता है। और ट्रांसपोर्टेशन 4 तरह के हो सकते हैं, एयर ट्रैफिक, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज। रेलवेज में तो कुछ काम पहले से हमारे यहाँ है, लेकिन रोडवेज को पूरी तरह एम्पावर्ड करने का काम किया जा रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक पूरा कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए, जो पूरा नॉर्थ बिहार, जहां हम पूरा डूबा रहते थे, उस पूरे डूबे हुए क्षेत्र को बदलने का काम सरकार कर रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 5-6 में हम 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे नेपाल से, तो पूरा बिहार डूब जाता था। 21 में से 16 डिस्ट्रिक्ट डूब जाते थे। पिछले साल सितंबर में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, 3 टाइम्स। तब भी हमारे मात्र 50 पंचायतों में सिर्फ पानी टच किया, और मात्र 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन हमारा प्रभावित हुआ। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, रोडवेज का काम। अब तो पटना से कलकत्ता हल्दिया जो है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम चल रहा है।
हम इसको भी शुरुआत करें। और इजी कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, बिहार आर्थिक समृद्धि और शैक्षणिक संबंधी समृद्धि नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज कशिश न्यूज़ को विशेष तौर पर बधाई, धन्यवाद देता हूं। लेकिन जरूर यह आग्रह करूंगा, यह बदलता हुआ बिहार की चित्र जरूर दिखाने का काम कीजिए कि हम शिक्षा में कहाँ थे, कहाँ हॉस्पिटल की स्थिति थी, कहाँ मेडिकल कॉलेज में बच्चे कितने पढ़ते थे, और नर्सिंग कॉलेज की कोई कल्पना ही नहीं थी। हम नर्सिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं सरकार के स्तर पर। ITI प्रत्येक अनुमंडल में हमने खोला, प्रत्येक अनुमंडल में नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम किया। यह सारा टीचिंग का काम है। देखिए, स्किल्ड बनाकर बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, अच्छे रोजगार मिले, यह बड़ा चिंता का विषय है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2005 से लेकर 2020 तक सरकारी नौकरी 7.5 लाख लोगों को दिया गया, और अभी लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जा चुके, और आगे भी 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी से पूरा बिहार नहीं चल सकता है। बिहार को रोजगार और खड़े करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री और खड़ी करनी पड़ेगी। अभी 1,80,000 करोड़ रुपया का MOU हम लोगों ने दस्तखत किए हैं, और हम लोगों का टारगेट भी है, जो बच्चे स्किल्ड होकर आएंगे वो कहाँ जाएंगे। IT हब्स को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बेसिक नीड नहीं पूरा कर पाए। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में 23,000 करोड़ का बजट था मात्र, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कर पाए। हमारा रोड नहीं था, हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं था। यही काम करते करते अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और आज भी भारत सरकार से हम ये सहयोग कर रहे थे। कल आए थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हम लोगों ने एक ही आग्रह किया कि हमारे जो गरीब हैं उनको पक्का मकान दे दीजिए। क्योंकि अभी तक जो इनरोल हमारे 13 लाख लोग थे, मैं मोदी जी को और नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं कि पहल करके बिहार के सभी गरीबों को, जितने लोग लिस्ट में थे 13 लाख के 13 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम। तो हम बेसिक नीड के बाद अब पेट की चिंता करनी है, रोजगार की चिंता करनी, और अपने बल पर बिहार बढ़े इसकी भी चिंता करनी। आर्थिक रूप से समृद्ध तभी हो पाएंगे। सरकार, क्योंकि टैक्स आप देते हैं, उसी पर कोई नौकरी करता है, तो जनता का पैसा जनता को जाता है। तो जनता का पैसा से हम यदि कल्याण के काम कर पाए, रोजगार सृजन कर पाए, और सरकारी नौकरी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हमारे ही बच्चे बेंगलोर में, गुड़गांव में या बॉम्बे में जाकर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। और कोरोना के समय बिहार बदला, मैं ये जानना जरूर बताना चाहता हूं। कोरोना के समय लोग आए जिनको 15,000 रुपया दिल्ली में मिल रहा था, अब वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हम लोगों ने 10-10 लाख रुपया लोन दिया। वो एक नहीं 10-10 लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, और वो अपने घर में भी 15,000 रुपया ही पा रहे। लेकिन दिल्ली में 5,000 बचा नहीं पाते थे, अब बिहार में वो रहकर अपने घर से काम करके 5,000 बचा लेते। फर्क इतना ही। इसलिए पूरी तरह शिक्षा क्वालिटी को कोई रोक नहीं सकता है, और क्वालिटी का मतलब है हम बिहारी क्वालिटी फुल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भी देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS यदि कहीं का पास करता है तो वो बिहारी बच्चे हैं। इसका मतलब क्वालिटी है। तो क्वालिटी है तो क्वांटिटी भी बढ़ाना है, और क्वांटिटी के साथ इंडस्ट्री को भी बढ़ाना है। और इंडस्ट्री जब बढ़ेगा तो बिहार के बच्चे बिहार में काम करेंगे। इसलिए इस कॉन्क्लेव में आने का पूरे कशिश परिवार को मैं बधाई, धन्यवाद। और मैं थोड़ा टाइम से भी बिफोर हूँ, मेरे कई कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन मैं ज़रूर कशिश को धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह
बिहार के समृद्धि के लिए रास्ता भी दे, मार्गदर्शन भी करे और फर्क भी बताने का काम जरूर करे कि बिहार अब आगे बढ़ रहा है। वो ये आज से 20 साल पहले वाला बिहार नहीं है, ये बदलता हुआ बिहार है, समृद्ध बिहार होता हुआ बिहार है। और आगे भी जो सोने की चिड़िया कहने वाला बिहार कहलाता था कि मगध जो है सोने की चिड़िया है, ये स्वर्णिम भारत को भी इसी बिहार से रास्ता मिलेगा। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, आप सभी लोग को फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि नालंदा तो स्थापित हो गया है, अगले 1 साल में विक्रमशिला को भी स्थापित करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अपने इस संबोधन के लिए। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आप कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और कार्यक्रम में शिक्षा भी, संस्कार भी और रोजगार भी, कशिश एजुकेशन कॉन्क्लेव पर ये विचार विमर्श और मंथन जारी रहेगा, जिसके बारे में सम्राट चौधरी जी ने हम कहाँ थे, कहाँ हैं और आगे कहाँ जाने वाले हैं, इसका एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण किया है। और जो उन्होंने संभावनाएं जताई है, उन्हीं संभावनाओं पर आगे विचार विमर्श इस कॉन्क्लेव में होता रहेगा।